पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हालत में एक पेड़ के नीचे पड़ा था और फाइट के बाद होने वाले उसके बॉडी में एक भी चोट के निशान मौजूद नहीं होता है। कुछ ही देर में यांग काई को होश भी आ जाता है। जब होश आने के बाद ही उसे कुछ देर पहले हुए फाइट की इंसिडेंट याद आने लगता है और वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो तुरंत ही आसपास हुमेर को ढूंढने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हुमेर को देखते हैं जो कि पास ही एक तालाब के अंदर नहा रहा होती है। वहीं पे यांग काई भी पहुंच जाता है। यांग काई को इस तरफ आते हुए देखकर हुमेर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इसी के साथ साथ यांग काई भी तुरंत ही शर्माते हुए पीछे मुड़ जाता है। इसके बाद यांग काई पूछता है, मेरी बॉडी में घायल हुए हिस्से को क्या तुम्ही ने साफ किया था? ये सुनने की बात हुमेर भी कहती है हाँ। यांग काई कहता है, यहाँ पे आज जो कुछ भी हुआ मैंने ऐसा अपने आप से जानबूझकर नहीं किया। ये सुनने की बात हुमेर कहती है, चाहे कैसे भी किया हो पर इसके बारे में तुम दोबारा बात ना करो तो ही अच्छा है। इसके बारे में अगर किसी और को पता चल जाता है तो तीनों फैक्शन के अंदर तुरंत ही फाइट स्टार्ट हो जाएगी और मैं यही सोचूंगी कि ये फाइट बस दोनों बंदों के अंदर हुआ था जिसमें कि दोनों ही मारे गए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ साथ तुम इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैंने चेन शाओफेंग की जो बॉडी है उसे खाई से नीचे फेंक दी थी ताकि इससे तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात है मेरी तो मैं खुद का इस्तेमाल करते हुए बस सेट के अंदर डिसाइपल्स को इकट्ठा करती थी। जहाँ तक बात है दो डिसाइपल के अंदर फाइट करने के लिए एक डिसाइपल को भड़काना, उसके अंदर मेरा कोई भी हाथ नहीं है और ना ही मैं ऐसा करना चाहती थी क्योंकि मुझे तो मजबूरन ऐसा कराया गया था। इसकी वजह से मुझे काफी निजी नजर से देखा जाता है पर तुम उन लोगों से काफी अलग हो क्योंकि मैंने फाइट के अंदर देखा तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान ही जोखिम में डाल दिया था। इससे मुझे काफी खुशी महसूस हुआ। इसी के साथ साथ यांग काई काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, वो तो मैंने तुक्के से कर दिया, समझो कि गलती से हो गया। हुमेर कहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जो कुछ भी किया हो अनकॉन्शियस होकर किया। यांग काई कहते हैं, हाँ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो दरअसल एक गलतफहमी था। ये सुनने की बात हुमेर काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी है वो सभी गलतफहमी है और हम दोबारा इसके बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। आज से तुम्हारी रास्ते अलग और मेरी रास्ते अलग, ये बात हमेशा याद रखना। और वो वहाँ से जाने लगती है। बेचारा यांग काई भी वहीं पे खड़ा रहता है। वो भी समझ नहीं पाता कि हुमेर के दिल में उसके लिए किस तरह की फीलिंग्स मौजूद है। असल में हुमेर तो यांग काई के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्यार में कंफ्यूज यांग काई को दिखाया जाता है जो कि हुमेर के बारे में ही सोचते हुए अपने घर पहुँच गया होता है। पर घर पहुँचने के बाद ही उसे कुछ अलग लगता है क्योंकि उसकी एरिना साफ करने वाला झाड़ू के साथ साथ एक बैम्बो की चेयर भी था जो कि वहाँ से हटा दिया गया था। तुरंत ही वो अपने घर को चेक करने लगता है पर वहाँ पे सब कुछ ही सही सलामत था। पर तभी उससे कोई मिलने के लिए आता है और तुरंत ही हमला कर देता है। पर वो लोग असल में होता है सुमो का ही चेले युनतियान। युनतियान तुरंत ही यांग काई को रोकते हुए कहता है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं तो बस यहाँ पे सीनियर की हेल्प करने के लिए आया था। वैसे भी एक जूनियर होने के नाते हमें सीनियर की हेल्प करना चाहिए। आपने चेन शाओफेंग के साथ हुई फाइट के अंदर हमारी जान बचाया था, इस वजह से हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी हेल्प करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने की बात भी यांग काई भी इसमें एग्री करता है और उन तीनों को घर आकर पानी पीने के लिए कहता है। पर वो तीनों कहता है, सीनियर ब्रदर सुमो ने हमें मना किया तुम्हें डिस्टर्ब करने से, हम तुम्हारी आज की सभी काम ही निपटा देंगे, तुम फिलहाल के लिए अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो। इसके बाद यांग काई कहता है, आज मुझे कल्टीवेशन करने के लिए काफी टाइम मिल चुका है, इस टाइम को मुझे जाया करना नहीं चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ से छुपे हुए ड्रैगन शॉट की जो माउंटेन पीक था वहाँ पे पहुँच जाता है और अपनी फार्नेस को निकालते हुए वहीं पे यंग एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करने लगता है। जहाँ पे कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद ही उसकी बॉडी में काफी ज्यादा यंग एनर्जी गैदर हो गया था और उससे इस बार कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो इस बार उस फार्नेस का यूज कर रहा था। पर तभी हम उसकी बॉडी से वही गोल्डन स्केलेटन को बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत ही अनकॉन्शियस होने लगता है। पर वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही उस गोल्डन स्केलेटन को फिर से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। कल्टीवेशन में हुए इस परेशानी को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है क्योंकि यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इस तरह की चीजें आज तक नहीं हुआ और वो इसके बारे में अंदाजा लगाने लगता है। जहाँ पे कुछ देर तक रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इस फर्नेस का यहाँ पे यूज करना नहीं चाहिए, क्या पता इसी की वजह से यहाँ पे सभी चीजें हो रहे हो। और वो तुरंत उस फर्नेस को बंद करते हुए यहीं पे फिर से
से यंग एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे कि वो इस पर सक्सेसफुली कल्टीवेशन कर पा रहा होता है। पर कुछ देर तक कल्टीवेशन करने की बाद वो अपने कल्टीवेशन में हुए रुकावट को समझ लेता है, क्योंकि वो यंग एनर्जी से कल्टीवेशन कर रहा था और इसी के साथ साथ फार्नेस के साथ जब कल्टीवेशन करता है वो भी एक मेथड है। असल में दोनों ही मेथड इक्वली पावरफुल है, इस वजह से वो इतना ज्यादा पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। इस एनर्जी को संभालने में उसे काफी मुश्किल हो रही होती है और वो कहता है हालांकि ये काफी मुश्किल तो है, पर इसे कंट्रोल करने में बीच बीच में मुझे काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर इसे अगर मैंने कंट्रोल कर लिया तो मुझे काफी पावरफुल विजुअल एनर्जी कल्टीवेशन करने के लिए मिल सकता है। और वो ऐसा ही करता है। दोनों मेथड को एक साथ कल्टीवेशन करने के बाद उसकी बॉडी में यंग फ्लूइड काफी ज्यादा तेजी से गैदर हो रहा होता है। वो काफी मुश्किल से एक बूंद यंग फ्लूइड गैदर कर पाता है, पर उसे अपनी कल्टीवेशन में शक हो रहा था, क्योंकि अब तक उसने जितने भी ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब किया है उसकी मदद से और 2 ड्रॉप यंग फ्लूइड गैदर होना चाहिए था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये 2 ड्रॉप यंग फ्लूइड आखिरकार गया कहाँ। पर तभी उसके पास रखे जो यंग फ्रूट सीड था वो चमकने लगा था, जिसे कि हुमेर ने दी थी, और वो समझ जाता है कि मेरी बॉडी में जो यंग फ्लूइड था वो इसी सीड ने ही एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा चमक रहा है। और वो सोचता है कि अगर इसे यहाँ पे लगा दिया जाए तो शायद से इसके अंदर यंग फ्रूट भी आ सकता है, जिससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। और वो ऐसा ही करता है। वहाँ से जाने की बाद वो सेक्ट के अंदर कई सारे डिसाइपल्स को चैलेंज करता है, जहाँ पे कि वो हर एक फाइट जीतता जाता है। इसी के साथ साथ उसकी जो यंग फ्रूट की ट्री था वो काफी बड़ा हो चुका था और उसमें फ्रूट भी आ गया था। यहाँ से हम एरिना के अंदर 2 डिसाइपल को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिसाइपल कहता है ब्रदर क्या तुम्हें सेक्ट में हुए चेंजेस के बारे में नहीं पता। यांकाई नाम की एक कमजोर डिसाइपल जो कि हाल ही में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और हर एक फाइट को जीतता रहा है, क्या उस डिसाइपल ने अभी तक तुम्हें चैलेंज नहीं किया था? ये सुनने की बात वहीं पे यांकाई भी पहुंच गया होता है और वो कहता है जूनियर मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे कि यांकाई काफी इजीली उस डिसाइपल को भी हरा दिया होता है। उस डिसाइपल की हालत तो काफी खराब हो गया था। और फिर हम मिस जोई को देखते हैं जो कि छत के ऊपर से इन सभी चीजों को देख रही थी और वो मन ही मन कहती है यांकाई नाम का एक डिसाइपल जो कि पहले कमजोर हुआ करता था, वो लगातार 147 मैच को हारा है, पर वो अचानक से पावरफुल होता जा रहा है और हर एक फाइट को जीतता जा रहा है। इसके लिए मिस जोई भी काफी खुश होती है। आप यांकाई यहाँ से अपनी यंग फ्रूट की ट्री के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे कि यंग फ्रूट लग गया होता है। उन फ्रूट्स को लेने की बात वो कहता है 10 दिन में मैंने लगातार 4 बूंदे यंग फ्लूइड जमा कर लिया और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इन फ्रूट्स को भी खाकर कल्टीवेशन करूँ तो शायद से मेरी कल्टीवेशन बॉडी टेम्परिंग की 9 लेवल पर भी पहुँच जाए। इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। और वो उस यंग फ्रूट को खाने की बात वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है। कुछ देर तक तो उसकी कल्टीवेशन सही था, पर कुछ देर बाद ही उसकी जो मेरिडियंस था उसमें काफी पेन होने लगता है। उसकी बॉडी में भी काफी पेन हो रहा था और वो जैसे तैसे पेन को सहते हुए अपने कल्टीवेशन को जारी रखता है, जहाँ पे कि कुछ देर बाद वो अपनी कल्टीवेशन में सक्सेसफुल भी हो गया होता है, यानी कि वो पहुंच गया होता है बॉडी टेम्परिंग की 9th लेवल पर। और वो अपने जेब में चेक करते हुए कहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग मेरी सभी पूंजी ही खर्च हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन करने के लिए और ज्यादा यंग एनर्जी की जरूरत है। और वो वहाँ से यंग फ्रूट की सीड्स लेने के लिए वो वहाँ से शॉप ओनर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि जो ये सीड्स है ब्लड बैटल गैंग की एक माउंटेन के अंदर मिलता है और वहाँ पे बस ब्लड बैटल गैंग की मेंबर्स ही पहुँच सकते थे, किसी भी मेंबर को वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं था। यांकाई रिक्वेस्ट करता है कि वहाँ पे मुझे जाने दिया जाए और वहाँ से बस वो यंग फ्रूट की सीड्स क्यों ही लेगा। पर शॉप ओनर हंसते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि उस प्लेस पर हम ही नहीं पहुंच सकते, शायद ही तुम्हें पहुंचने दिया जाए क्योंकि तुम तो एक बाहरी पर्सन हो। जिससे यांकाई भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। पर वो शॉप ओनर उसे उदास होते हुए देखकर कहता है तुम्हारे पास तो एक रास्ता और भी मौजूद है, क्योंकि मिस हुमियर तुम्हें वहाँ पे पहुँचा सकती है और फ्री में भी तुम्हें ये चीज मिल सकती है, क्यों ना तुम उससे मदद मांगो। ये सुनने की बात यांकाई कहता है पिछली बार तो मैंने उसे काफी नाराज कर दिया था, क्या इस बार मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए? शॉप ओनर
कहता है सामने ही जो घर है वो वहीं पे आराम कर रही है, क्यों ना उसके पास जाकर तुम उससे मदद मांगो, यकीनन तुम्हारा ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा। यांग काई तो बस यही सोचने लगता है कि मैं हुमेर के पास जाऊँ या नहीं, और इसी सोच के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। माफ करना, ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बस एक ही एपिसोड है। एक्सप्लेनेशन जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और दोस्तों से शेयर करना तो बोलना ही मत, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।